आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है वृत्त यानी कि सर्किल। और सर्कल में आज की जो क्लास है, आइए देखते हैं आज की क्लास में किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। उन सवालों के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे हम। चलिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको और सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है ओ केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू वृत्त को क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू पर स्पर्श करती हैं। टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट लाइंस हैं जो पी और क्यू पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल ओ पी क्यू का 2 गुना है। ओ पी क्यू यानी इस एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का 2 गुना है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। फिगर आपको कुछ एग्जाम में दिया जाएगा, हमेशा नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिन क्वेश्चंस के साथ फिगर यहाँ पर आपको बना हुआ मिलता है उन क्वेश्चंस में फिगर एग्जाम में आता ही है, इसलिए आपको यहाँ पर बना हुआ मिलता है। अगर कोई भी ऐसा सवाल होगा जिसमें लैंग्वेज दे रखी होगी और लैंग्वेज से आपको फिगर बनाना होगा, तो फिर यहाँ पर भी फिगर आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा और उसको पढ़कर हम लोग यहाँ पर आपके सामने फिगर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिगर साथ में दे रखा है तो इसका मतलब एग्जाम में भी फिगर आपको मिलेगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए जिसमें ऐसा कुछ प्रूव करना होता है, दो चीजों में कोई ना कोई रिलेशन अगर आपको प्रूव करना हो, तो आप कोशिश करते हैं कि फिगर में से ऐसे सेक्शंस को यूज करिए, चित्र के ऐसे भागों का प्रयोग करिए जिन भागों से आपको इन दोनों चीजों के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाए। जिन दो चीजों में संबंध सिद्ध करना है, जिन दो चीजों में रिलेशन प्रूव करना है, उन दोनों वो दोनों कहां किस किस भाग से मिल सकते हैं फिगर के, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज जरा फिगर में अगर हम समझें तो ध्यान आपको समझ में आएगा कि देखिए ओ क्या है। ओ है वृत्त का केंद्र, तो ओपी क्या होगा? ओपी रेडियस होगी। इसी तरीके से ओक्यू क्या होगा? रेडियस होगी यानी त्रिज्या होगी। टीपी क्या है? स्पर्श रेखा। और टीक्यू क्या है? स्पर्श रेखा। आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक। ये दो एंगल्स हमें पता चल गए। चतुर्भुज, अगर आप एक चतुर्भुज बन रहा है, देखिए ओ पी टी क्यू, अगर इस चतुर्भुज को देखिए तो इस चतुर्भुज में दो कोण 90-90 के आपको मालूम है। बाकी के दोनों कोणों का योगफल आप निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है और उसमें से दो आपको दे रखे हैं, ठीक। तो पहले तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, लिखेंगे क्योंकि ओपी व ओक्यू त्रिज्याएं तथा टीपी व टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए क्या होगा? ओपी त्रिज्या जो होगी वो टीपी पर लंब होगी और ओक्यू रेडियस जो होगी वो टीक्यू पर लंब होगी। आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एंगल OPT बराबर 90 डिग्री का होगा और एंगल OQT जो होगा नीचे वाला वो भी आपका 90 डिग्री का होगा। ये यहां तक बात क्लियर? अब क्या करेंगे? चतुर्भुज देख लीजिए।
चतुर्भुज कौन सा है? ओ पी टी क्यू में। किसी भी चतुर्भुज में आप जानते हैं चारों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहला एंगल आपको मिल जाएगा पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, प्लस दूसरा आपको मिल जाएगा ओ पी टी, तीसरा मिल जाएगा पी टी क्यू, और चौथा मिल जाएगा ओ क्यू टी। और चार एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, इनमें से अगर कुछ वैल्यूज आपको मालूम है तो वो रख दीजिए। देखिए पीओ क्यू तो हमको नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही रहने दें। ओपीटी, देखिए ओपीटी आपको 90 पता है तो ये 90 हो गया। पीटी क्यू नहीं पता है आपको, और ओक्यूटी भी आपको 90 पता है। यहां से आपका आ जाएगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये 90 और 90 180 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 360 में से माइनस हो जाएगा। लिखना चाहें लिख लीजिए एक बार, 360 माइनस 180, यानी एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए प्रूफ में जो हमें पीटी क्यू और ओपी क्यू लाना था उसमें से पीटी क्यू से रिलेटेड एक इक्वेशन हमने बना ली। अब अगली रिलेशन आप ओपी क्यू से रिलेटेड बनाइए। तो ओपी क्यू कहां से मिलेगा ये आप देखिए। तो इस वाली चीज को साफ करिए ये फिगर को, और ओपी क्यू को देखिए कहां से मिलेगा। ओपी क्यू देखिए, ओपी क्यू, अगर ओपी क्यू आपको चाहिए, ये वाला एंगल अगर आपको चाहिए किसी तरीके से, तो उसके लिए आपको ये वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। कौन सा? ओ पी क्यू। तो ये ट्रायंगल यूज कर लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू, यानी ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू 180 मिलेगी। तो इन तीनों के नाम लिख दीजिए, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल पी ओ क्यू बना रहा, एंगल ओ पी क्यू भी बना रहा। इधर देखिएगा जरा, एंगल ओ पी क्यू यानी ये वाला कोण और एंगल ओ क्यू पी यानी ये वाला कोण। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो त्रिभुज आपने लिया है इस त्रिभुज में ओपी और ओक्यू ये दोनों भुजाएं वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और जब ओपी और ओक्यू त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर होंगी आपस में, और अगर ये बराबर होंगी तो इनके नीचे वाला कोण भी बराबर होगा। समद्विबाहु आइसोसेल्स बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके नीचे वाला एंगल भी बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ओपी और ओक्यू आपस में बराबर है। तो अगर ये और ये एंगल बराबर होंगे तो ओपी क्यू जो होगा वो ओ क्यू पी के बराबर होगा। तो ओ क्यू पी की जगह पर हम ओपी क्यू रख सकते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ओपी क्यू ऐसे ही लिख लिया, और ओ क्यू पी जो है उसकी जगह पर भी हमने ओपी क्यू ही लिख लिया। दोबारा से फिर से इसको लिख लिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, और इज इक्वल टू में कितना 180। अच्छा क्यों बराबर है, मतलब क्या यहाँ पे आपने किया है वो चीज जरा इंडिकेट कर दीजिएगा आगे। यहां पर लिखेंगे
क्योंकि एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ क्यू पी। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। एंगल पी ओ क्यू प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है। राइट हैंड साइड बराबर है तो जब दोनों समीकरणों को एक साथ यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एंगल पी ओ क्यू प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ये पीओ क्यू से पीओ क्यू कैंसिल हो गया। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। देखिए यही आपको प्रूव लाना था, जो कि आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा, नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल लगाएं हम लोग। चलिए अगले पर। चलिए देखिए, यहां पर आपको चित्र में एक वृत्त दे रखा है और कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं इसमें। एक एंगल की वैल्यू आपको फिगर में दे रखी, बाकी सबकी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खूब। फिगर देकर एंगल की वैल्यू निकालने के जो सवाल होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। क्या कहा गया इसमें? ओ वृत्त का केंद्र है, एटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये दो बातें आपको दे रखी हैं। ओ ये वृत्त का केंद्र है, एटी जो है ये स्पर्श रेखा है, और ये वाला एंगल देखिए आपको 60 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो देखिए पहले तो मैं आपको ओरली निकाल के बताया दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ए बी एक जीवा है। ए बी क्या है? एक जीवा है, और एटी एक स्पर्श रेखा है, और इस जीवा ए बी के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण है एक्स। आप जानते हैं कि किसी जीवा के द्वारा किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है, यानी कि ये वाला, उस जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी इस वाले कोण के बराबर होता है। जीवा और स्पर्शी के बीच का एंगल जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसका मतलब ये 60 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 60। आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे, फिर अभी उसको हम सॉल्यूशन की फॉर्म में उधर लिखेंगे। ठीक, एक्स की वैल्यू 60 आ गई। अब आप इसको साफ कर दीजिए जरा, छोड़िए। अब क्या है, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। किसी एक जीवा के द्वारा या किसी एक चाप के द्वारा अगर केंद्र पर कोई कोण बन रहा है तो उसी चाप के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो आधा होगा केंद्र का। ठीक है, एक ही चाप या एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या उल्टा कहिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यहां पर देखिए ए बी एक जीवा है, और इस ए बी जीवा के द्वारा केंद्र पर एक कोण बना है ए ओ बी, और इसी जीवा ए बी द्वारा परिधि पर एक कोण बना है ए सी बी। तो ऐसी स्थिति में आपने प्रमेय क्या पढ़ी है कि केंद्र का कोण परिधि वाले कोण का दोगुना होता है। तो परिधि का कोण ये है एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 60, तो केंद्र वाला 60 का दोगुना होगा, यानी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका 120 डिग्री हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू मिल गई तो z पे आ जाइए, z ये है आपका। तो अब जरा देख लीजिए इस ट्रायंगल में,
अब जरा त्रिभुज ओ ए बी, इसको देख लीजिए। ओ ए बी ट्रायंगल को जब आप देखेंगे तो ओ ए बी ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा बराबर। क्यों? क्योंकि ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, और जब त्रिज्या है तो ये लंबाई में बराबर होंगी, और जब ये भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज बना तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके नीचे वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो मान लीजिए ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, तो 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यानी अल्फा प्लस वाई बराबर 180। तो अल्फा प्लस अल्फा हो गया 2 अल्फा, और प्लस ये वाला वाई, और बराबर कितना 180। तो यहां से वाई कितना, और वाई कितना आया है 120, तो वाई की जगह 120 रख देंगे, उधर जाएगा 180 में से घट जाएगा, बचेगा 60। तो 2 अल्फा की वैल्यू 60 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30, और अल्फा ही क्या है z है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इस तरीके से x, y और z सारे कोणों के मान आपको मिल जाते हैं इस प्रकार से। अब यही सारी बातें जो आपने समझी फिगर में, उसी को आप सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पर सबसे पहले x निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कोण का मान दे रखा है तो उसका मान पहले लिख लीजिए। लिखिए एंगल BAT, ठीक। अब लिखेंगे क्योंकि AB जीवा तथा AT स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या होगा, कोण ACB बराबर होगा कोण BAT। ACB का मतलब है x और BAT का मतलब कितना है 60 डिग्री। एक आंसर। जहां पर इन दोनों कोणों को आपने बराबर लिखा है वहां पर आप आगे लिख लीजिए एकांतर वृत्तखंड का कोण। ठीक, x की वैल्यू आ गई। फिर लिखेंगे जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण y डिग्री तथा परिधि पर बना कोण x डिग्री है। इसलिए क्या होगा, प्रमेय कहती है कि केंद्र का कोण दोगुना होता है परिधि के कोण के। केंद्र का कोण जो है वो y होगा 2 और परिधि का कोण जो है वो x होगा, y इक्वल टू 2x, और y इक्वल टू x की वैल्यू है 60, यानी y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब लिखेंगे क्योंकि OA बराबर OB, OA बराबर OB, इसलिए एंगल OAB और एंगल OBA एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, तो त्रिभुज ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए वही वाला OAB। जितनी सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी बस वही सारी चीजें हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। ट्रायंगल OAB में क्या होगा,
तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। वैल्यू रखेंगे। ओ ए बी का मतलब है Z, ओ बी ए का मतलब है Z, इसको भी Z कह देंगे। ओ ए बी बराबर ओ बी ए है और ये दोनों किसके बराबर हैं? Z के बराबर। यहाँ ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और ये Z है तो फिर इसका मतलब ए बी Z हो जाएगा। तो वही हमने ओ ए बी की जगह पर भी Z रखा और ओ बी ए की जगह पर भी Z रखा, प्लस ए ओ बी क्या है? Y इज इक्वल टू कितना है? 180। ये 2Z प्लस Y की वैल्यू कितनी है? 120 इज इक्वल टू 180। 2Z इज इक्वल टू 180 माइनस 120। Z इक्वल टू ये 60 बचेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। Z इक्वल टू 30 डिग्री, Z का मान 30। तो एक बार में आप पूरा आंसर लिख देंगे, अतः x बराबर 60, y बराबर 120 और z बराबर 30। ये जो है x, y और z की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक, नोट कर लीजिए। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आसान भी हैं और लगाने में बढ़िया सवाल हैं। लिखिए इसको फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो ये देखिए दो वृत्त हो गए जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। कोई बहुत फिगर का यूज नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही ऑर्डिनरी फिगर बना लिया। दो वृत्त हैं, इनके केंद्रों को कुछ मान लीजिए। एक का केंद्र आप A मान लीजिए और दूसरे का केंद्र आप B मान लीजिए। ठीक है, जो जो सवाल में दे रखा है उसको आप यहां लिख लीजिए। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। A और B के बीच की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस आपको 7 दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। फिर उसमें कहा गया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, किसी की भी आप मान लीजिए, ये 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको ये निकालनी है। ठीक है, बात समझ गए? तो चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि जब भी दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है वो उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। आपको फिगर में दिख भी रहा है और आपको ये खूब डिटेल में ये बात समझाई भी गई है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, बस आसानी से 2-3-4 लाइन में सवाल लग जाएगा हमारा। मान लीजिए माना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 तथा केंद्रों के बीच की दूरी D हो, तो क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D। आप जानते हैं ये होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D। केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है वही त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, बाह्यतः स्पर्श करते हैं। R1 निकालना है आपको, R2 एक त्रिज्या आपको दे रखी 2.5 सेंटीमीटर और D केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रखी 7 सेंटीमीटर।
सॉल्व कर लीजिए। R1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2.5, दैट इज R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 में से 2 चला गया 5, और ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त बचा था उसकी त्रिज्या आ गई 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, था नहीं। नोट करें फटाक से। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दो वृत्तों के केंद्र O व O डैश हैं, ठीक है, जो परस्पर वाह्यता बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, ठीक। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप ऐसा करिए, मान लीजिए कि ये अब देखिए यहां पर फिगर बना हुआ है, पता नहीं ये फिगर बना दिया गया है या बुक में सवाल में आएगा या नहीं आएगा, कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि जब चित्र की बात को क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि दिए गए चित्र में, तब चित्र आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर नहीं कहा गया तो कोई जरूरी नहीं फिगर मिलेगा, और ज्यादातर चांसेस यही है कि फिगर नहीं मिलेगा जब चित्र की बात इसमें नहीं की जाएगी। तो यहां पर चित्र की कोई बात नहीं की गई है सवाल में, तो हम मान के चल रहे हैं कि फिगर हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के फिगर बनाएंगे पहले अपना, और फिगर बनाने के बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिगर जब बन जाएगा तो क्योंकि वो ऐसा ही फिगर बनेगा, पहले मैं ऐसा फिगर आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा कि इस लैंग्वेज से ऐसा फिगर कैसे बन के आया, उसके बाद फिर उसको साफ करके इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप फिगर बनाना सीख लीजिए कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए कहा गया है कि दो वृत्त हैं, दो वृत्तों के केंद्र O व O डैश हैं। तो दो वृत्त बना लीजिए पहले, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, ठीक है। दो वृत्त हैं, इनके केंद्र O व O डैश है। तो एक का केंद्र हो गया O और दूसरे का केंद्र हो गया O डैश, ठीक। जो परस्पर वाह्यता स्पर्श करते हैं P पर, तो यानी ये वाला पॉइंट क्या है, P। तो इस पॉइंट को हमने P कह दिया। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB खींची गई है। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों को स्पर्श करे, और अनुस्पर्श का मतलब है वृत्तों की एक ही दिशा में हो। दो बातें हैं, एक क्योंकि वाह्यता स्पर्श करती है तो वो वाली स्पर्श रेखा खींची ही नहीं जा सकती है। वैसे जब आपने स्पर्श रेखाएं पढ़ी थी तो ऐसी भी तो पढ़ी थी, ऐसी भी पढ़ी थी और एक ऐसी भी पढ़ी थी। तो ये अनुस्पर्श रेखा है और ये तिर्यक स्पर्श रेखा है। लेकिन तिर्यक स्पर्श रेखा तभी पॉसिबल है जब वृत्त एक दूसरे से दूर हो। अगर वृत्त एक दूसरे को वाह्यता यहाँ पर टच कर रहे हैं ऐसे, तो तिर्यक खींची ही नहीं जा सकती, तो फिर केवल ये अनुस्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। तो ये नहीं भी कहते अगर अनुस्पर्श रेखा, तब भी जो फिगर आप बनाते हैं स्पर्श रेखा का वो ऐसा ही बनाते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता देता हूं कि शब्दों के जाल में आप न फंसे। मान लीजिए यहाँ पर अनुस्पर्श रेखा कह दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएं, ऐसा फिगर बनाएं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें अनुस्पर्श रेखा ना कहा जाए, ये शब्द हटा दिया जाए, बाकी पूरा क्वेश्चन यही रहे, तो आपको लगे सवाल बदल गया, तो बदला नहीं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप अनुस्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं, तिर्यक खींच ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, अनुस्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इसमें कहा गया है कि इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB खींची गई है। तो एक अनुस्पर्श रेखा AB हम खींच लेंगे ऐसे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एंगल APB, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल APB, देखिए ये है AB आपकी, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट P है। प्रूव करना है एंगल APB, ये वाला एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 का है ऐसा प्रूव करना है। इतनी बात आपको फिगर में दे रखी है। इसका मतलब इसके अलावा जितना उसमें बना हुआ है वो सब रचना करनी है। क्या क्या करेंगे, देखिए सवाल को सिद्ध करने के लिए यहां तक आपने फिगर बना लिया, अब थोड़ी सी आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना में आप क्या करेंगे, रचना में जो उभयनिष्ठ बिंदु P है इस पर एक और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसकी खींच दी है, जो दोनों को ऐसे स्पर्श करती है। ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी, ठीक। इस स्पर्श रेखा को खींचने के बाद इस वाले एंगल को कुछ मान लीजिए आप, अल्फा मान लिया आपने, ठीक। और इस वाले एंगल को आप मान लीजिए कुछ बीटा। कोई जरूरी नहीं है मानना, लेकिन बार बार आप बड़े बड़े कोणों के नाम रखेंगे ना, BAP
पी बी ए, बार बार ये लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको एक सिंगल लेटर में जब आप मान लेते हैं तो कहने में आसानी रहती है। तो एक को आपने अल्फा मान लिया, दूसरे को आपने बीटा मान लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमने पी पर खींची है, ये अनुस्पर्श रेखा ए बी को किसी पॉइंट पर काट रही है, इस पॉइंट को आप एम मान लीजिए। आप थोड़ी देर के लिए इधर का फिगर भूल जाइए, इस तरफ का भूल जाइए, इधर का भूलिए, सिर्फ इस वाले फिगर को देखिएगा। इस पॉइंट एम से इस वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर देखिए एम ए और एम पी, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? अगर इस ओ केंद्र वाले वृत्त को देखिए तो इस वृत्त पर एम ए और एम पी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं बिंदु एम से। अगर एम ए और एम पी दो स्पर्श रेखाएं एक ही पॉइंट से खींची जा रही हैं तो एम ए और एम पी लंबाई में बराबर होंगी, और अगर एम ए और एम पी लंबाई में बराबर होंगी तो ए एम पी ट्रायंगल जो होगा ये आइसोसेल्स बन जाएगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और अगर ये वाला ट्रायंगल समद्विबाहु होगा, इधर वाला अल्फा वाला, तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? बराबर भुजाओं के नीचे वाले कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये वाला कोण अगर बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा। ये अल्फा था तो ये भी अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक से समझ लीजिएगा फिगर में, उसके बाद इस फिगर को हटा के उसको हम यूज करेंगे क्योंकि सेम टू सेम फिगर वही हो जाएगा। और फिर जो जितनी बात मैंने आपको समझाई वही मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा, तो फिर दोबारा नहीं समझाया जाएगा, अभी एक बार में ठीक से समझिएगा। यही सेम काम दूसरे वाले ट्रायंगल में आप देखिए, बीटा के लिए इस वाले वृत्त को भूल जाइए, ओ डैश केंद्र वाले वृत्त को हम देखेंगे, और इस वृत्त में बिंदु एम से दो स्पर्श रेखाएं एम बी और एम पी खींची जा रही हैं। कौन कौन सी? एम बी और एम पी। तो एम बी और एम पी जो हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो एम बी और एम पी बराबर होंगी। और जब एम बी और एम पी बराबर होंगी तो ये वाला ट्रायंगल जो होगा आइसोसेल्स बन जाएगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बस यही इतना फिगर आपका उधर बना हुआ है, तो ये फिगर मैंने आपको बना के समझा दिया। इसके आगे इन अल्फा बीटा इन सबको कैसे यूज करेंगे वो हम अब देखेंगे अपने सवाल में, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में देखेंगे। तो अब इसको हम लोग साफ करें, इसको मैं हटा दूं, उधर वाले को देख के सॉल्यूशन किया जाए। तो ये अल्फा बीटा वगैरह जैसे आए हैं उसको पहले आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओ तथा ओ डैश ओ तथा ओ डैश केंद्र वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी ए बी है। ठीक, अनुस्पर्शी ए बी है, दिख रहा है क्लियर? लिखेंगे बिंदु P पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा CP खींची
AP व BP को मिलाया। ठीक, अब देखिए लिखेंगे बिंदु C से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्शियां CA व CP हैं, इसलिए CA बराबर CP, इसलिए क्या होगा CA और CP बराबर हो जाएंगे, और अगर ये बराबर होंगी तो ये वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए एंगल CAP बराबर होगा एंगल CPA के, और इसको हमने क्या मान लिया अल्फा। ये दोनों कोण बराबर होंगे इसलिए दोनों को हमने अल्फा और अल्फा मान लिया। ठीक, इसी प्रकार O डैश केंद्र वाले वृत्त में अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी वही बात है, C से दो स्पर्श रेखाएं CB और CP हैं, तो एंगल CBP बराबर एंगल CPB हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे। इसीलिए इस प्रकार इस दूसरे वाले वृत्त में एंगल CBP बराबर एंगल CPB, और इसको हमने क्या मान लिया बीटा। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब पूरा ट्रायंगल ले लीजिए आप जरा। अब लिखेंगे त्रिभुज APB में या ABP में। अब अगर इस पूरे त्रिभुज की बात करें, कौन सा पूरा त्रिभुज ABP, इस ट्रायंगल की बात करें तो तीनों कोणों का योग इसका प्लस इसका प्लस इसका, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यूज कर लीजिए इसको, क्या एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB बराबर कितना होगा 180। BAP देखिए, BAP मतलब ये वाला कोण अल्फा, ABP मतलब ये वाला कोण बीटा, और APB मतलब ये वाला पूरा कोण क्या अल्फा प्लस बीटा, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, ये 2 बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन मिल जाएगा, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा 180/2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा ये पूरा कोण है, इस पूरे कोण का मान क्या है APB, तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लिखिए आप। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग।
चलिए अगला सवाल देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त पर एक्स ए वाई और पी बी क्यू दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक्स ए वाई और पी बी क्यू, ठीक। इन स्पर्श रेखाओं के बीच आर एस एक तीसरी रेखा का अंतःखंड है। आर एस, ठीक। सिद्ध कीजिए कि अंतःखंड आर एस वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है। ये देखिए दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में ये एक अंतःखंड है और प्रूव करना है कि ये अंतःखंड जो है ये केंद्र पर समकोण बनाता है, यानी ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का सिद्ध करना है, ठीक। ऐसा प्रूव करना है। तो ऐसा कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए एक्स ए वाई और पी बी क्यू दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि, और ये आर एस जो है ये तिर्यक रेखा के रूप में इसे काट रही है। तो सबसे पहले तो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा वाली कॉन्सेप्ट को ही हम यूज कर लें, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, देखिए समझिएगा, क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज अगर लिखने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझिएगा जरा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये एक्स ए वाई ये लाइन और ये लाइन, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा इनको काटती है। तो अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये बराबर होगा, अब ये कितना एंगल है 90 मैंने बना दिया है, 90 मत बनाइए इसको, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है, ठीक। यहां तक बात क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर इसका नाम हम 1 रख दें, इसका नाम हम 2 रख दें, इसका नाम हम 3 रख दें, तो हम जानते हैं 1 और 2 बराबर होंगे एकांतर कोण, और 2 और 3 मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। 2 1 के बराबर है, तो 2 की जगह अगर हम 1 रख दें तो 2 + 3, क्योंकि 180 था तो इसलिए 1 + 3 भी 180 हो जाएगा, यानी इतना प्लस इतना जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर है यहां तक। इतना प्लस इतना जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां तक की चीज बात को हम यूज करके लिखेंगे जरा, यही बात कहानी हमको लिखनी है। क्या लिखना है देखिए, क्योंकि एक्स ए वाई तथा पी बी क्यू समांतर रेखाएं हैं तथा आर एस तिर्यक रेखा है, आर एस तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। कौन से एंगल, ए आर एस और एंगल पी एस आर, ये दोनों बराबर होंगे। नाम आप ध्यान से लिखिएगा फिगर में देखिए, एंगल ए आर एस और एंगल पी एस आर, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब क्योंकि देखिए ये कोण और ये कोण मिलकर 180 होगा, होगा कि नहीं होगा, सीधी लाइन बन जाएगी। तो क्योंकि एंगल कौन सा, पी एस आर प्लस
एंगल बी एस आर। वन 180 होगा। पी एस आर जो है वो ए आर एस के बराबर है, तो पी एस आर यानी इसको, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो हम इसकी जगह पर ये रख देंगे, यानी पी एस आर की जगह पर हम ए आर एस रखे दे रहे हैं। तो पी एस आर की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए एस आर प्लस एंगल बी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, इसका हमको आगे यूज करने को मिलेगा, यूज करने की जरूरत पड़ेगी। क्या आ गया हमारे पास, ए एस आर नहीं है भाई, ए आर एस है। पी एस आर जो है वो ए आर एस के बराबर है, ये ए आर एस होगा। ए आर एस, तो ये आ गया है ए आर एस यानी ये वाला एंगल और प्लस बी एस आर यानी ये वाला एंगल, इसका जोड़ 180 डिग्री होता, मतलब होगा, ये हमने निकाल लिया है। अब इनका यूज कैसे होगा वो देखेंगे आगे। अब जरा और समझिए थोड़ा सा, देखिए पॉइंट आर से एक स्पर्श रेखा आर ए खींची गई है और दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींची गई है, आर सी। अगर आप थोड़ी सी रचना करें, वो करना नहीं आपको, कर चुके हैं आप बहुत बार, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। तो देखिए दो ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे, एक आपको ट्रायंगल ये मिलेगा और दूसरा ट्रायंगल आपको ये मिलेगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें तो ये देखिए सर्वांगसम होंगे। कैसे, इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक आर ए और एक आर सी, इसलिए क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं इसलिए ये बराबर होंगी। आर ए और आर सी स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही बिंदु से खींची गई इसलिए बराबर। उसके बाद ओ ए और ओ सी त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर। और अगर दो त्रिभुज और ओ आर उभयनिष्ठ भुजा है, किस दो त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो दिया गया त्रिभुज जो होगा, वो दिए गए त्रिभुज जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके सारे कोण बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बात समझ गए, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो एक बार ये काम, जो काम आपने इधर किया है, ये काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं सेफ साइड, कि ये वाला एक पोर्शन जो है वो आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। वैसे डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल, होता है ऐसा, क्योंकि आप पहले बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एक भी नंबर का, आधे भी नंबर का, तो आप ऊपर वाली व्यवस्था को जो है दिखा दीजिए सॉल्व करके, नीचे वाले को इसी प्रकार कर दीजिए। ठीक, ये भी कर सकते हैं, तो यही कर लीजिए आप। लिखेंगे ओ ए और ओ सी को यदि मिलाया जाए, यदि ओ ए व ओ सी को मिलाया जाए तो क्या होगा, ट्रायंगल बनेंगे दो। कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ओ ए आर तथा ट्रायंगल ओ सी आर में क्या होगा। सबसे पहले देखिए ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए और ओ सी बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। ए आर बराबर सी आर हो जाएगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि स्पर्शियां हैं। ओ आर जो है वो उभयनिष्ठ है, और जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर, तो इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए आर सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ओ सी आर के। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके सारे कोण भी बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। लेकिन हमको जरूरत है सिर्फ इस कोण की, तो हम इस वाले कोण को एक दूसरे के बराबर ले लेंगे। कौन सा कोण, एंगल ए आर ओ इज इक्वल टू एंगल सी आर ओ।
इसलिए एंगल ए आर ओ इज इक्वल टू एंगल सी आर ओ, सी आर ओ। ठीक, अब इस फिगर को साफ कर दीजिए आप। ये कोण और ये कोण बराबर आ गए। ठीक, अब इस देखिए कैसे लिखेंगे, अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ दीजिए, पूरा एंगल अगर लीजिए ए आर एस, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए आर एस का मतलब क्या है, ये पूरा कोण तो है, पूरा कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर ही तो होगा। तो ए आर एस जो होगा वो ए आर ओ प्लस एस आर ओ या सी आर ओ। तो एस की जगह यहां का क्या करते, चलिए ऐसे ही रखिए, तो लिखेंगे एंगल ए आर ओ, ए आर ओ प्लस एस आर ओ। ठीक है, एंगल ए आर एस जो होगा वो एंगल, अब देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, तो आप इसको लिख लीजिए और इस वाले की जगह पर भी इसी को लिख लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए आर ओ और सी आर ओ, ए आर ओ और सी आर ओ, सी आर ओ कहिए चाहे एस आर ओ कहिए, कोण तो वही है सेम, सिर्फ नाम बदला है। तो सी आर ओ जो है वही एस आर ओ है, तो एस आर ओ को तो हमने ऐसे ही लिख लिया, एस आर ओ मतलब सी आर ओ, और सी आर ओ किसके बराबर है, ए आर ओ के, तो ए आर ओ की जगह पे भी तो हम सी आर ओ लिख सकते हैं। तो इस वाले ए आर ओ की जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, सी आर ओ, और सी आर ओ एक्चुअली क्या है, एस आर ओ। इसको यहां पर ऐसे लिख दीजिए आप, एंगल एस आर ओ, एंगल ए आर ओ बराबर है एंगल सी आर ओ के, और जो सी आर ओ है वही एस आर ओ है, तो हमने सी आर ओ का दूसरा नाम लिख दिया एस आर ओ। इसको ऐसे की बजाय आप ऐसे लिखिए। ठीक, सी आर ओ या एस आर ओ कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, तो यहां पर भी आप सी आर ओ लिख लीजिए ताकि आप कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये ए आर नहीं, ए आर एस लिखा है ना आपने, तो एस आर ओ ही लिखिए। बात क्लियर, ये एस आर ओ आपका रहा है और ए आर ओ जो है वो भी एस आर ओ के बराबर है, तो हमने ए आर ओ की जगह पर भी एस आर ओ लिख दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एस आर ओ, यानी एंगल, बस ये इक्वेशन 2 हो गया। ऊपर वाली व्यवस्था में हमने रचना वगैरह करके क्या निकाला, जो निकाला उसको देखिएगा। हमने निकाला ए आर एस, ए आर एस यानी ये वाला कोण जो है वो एस आर ओ यानी इस वाले कोण का 2 गुना है, ऊपर हमने निकाल लिया। यही सेम काम अगर हम नीचे ये वाली रचना कर दें तो यहां पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल का 2 गुना है। जैसे ऊपर आपने ये पूरा एंगल इस अंदर वाले एंगल का 2 गुना प्रूव किया है, वैसे ही नीचे भी ये रचना करके आप इस पूरे एंगल को इस अंदर वाले एंगल का 2 गुना प्रूव कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, अब इसी प्रकार में हम ये रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि एंगल बी एस आर बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल एस नहीं आर एस ओ। इक्वेशन नंबर 3, बात समझ गए। जैसे आपने ऊपर बड़े वाले एंगल को अंदर वाले एंगल का 2 गुना प्रूव किया, वैसे ही नीचे भी बड़ा वाला एंगल अंदर वाले एंगल का 2 गुना आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ए आर एस की वैल्यू है, बी एस आर की वैल्यू है, तो ए आर एस और बी एस आर की वैल्यू हम समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में रख दें। क्या करेंगे, अब इधर का साफ कर रहे हैं।
समीकरण 1, 2 व 3 से। ARS का मतलब क्या है? 2 टाइम्स एंगल SRO। और BSR का मतलब क्या है? 2 टाइम्स एंगल RSO। और इज इक्वल टू कितना है? 180। 2 कॉमन मिलेगा, एंगल SRO प्लस एंगल RSO इज इक्वल टू 180, यानी एंगल SRO प्लस एंगल RSO इज इक्वल टू 180/2 का मतलब 90 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 4। इसको साफ कर दीजिए। यहां तक समझ में आया होगा। फिगर को फिर से साफ करिए। आप जो लेकर आए हैं वो यहां इंडिकेट करिए। SRO यानी ये वाला कोण, और RSO यानी ये वाला कोण। इसका और इसका योगफल 90 डिग्री के बराबर आ गया है। आपको सिद्ध ये करना है कि RS जो है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण बनाता है। तो यानी ये वाला कोण आपको 90 प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? ये ट्रायंगल ले लीजिए आप। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ORS। क्या करेंगे? त्रिभुज ORS ले लेंगे आप। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ORS में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो वैल्यू 180 के बराबर मिलेगी। तो यानी एंगल ROS प्लस एंगल SRO प्लस एंगल RSO इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। एंगल ROS बना रहा, ये देखिए SRO प्लस RSO की वैल्यू कितनी आपने निकाली है? 90। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 90 इज इक्वल टू 180। यानी एंगल ROS बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 90 जाएगा 90। यानी ये वाला कोण आपका कितना आ गया? 90। और इस कोण के 90 आने का मतलब क्या है? कि RS जो है वो केंद्र पर समकोण बनाता है। बस यही आपको प्रूफ करना था। RS का कोण जो है केंद्र पर ROS वो कितना है? 90 डिग्री का। तो ये एक बढ़िया सवाल था। नोट करिए आप इसको। अब इसमें अगर ये सारी कहानी आप ना करते तो इसको 4-5 लाइन में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन ये वाला सिस्टम जो है ये पूरा जब आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे क्वेश्चन में, फिर नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब डायरेक्ट मान लीजिए आप ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लेते कि ये इसके बराबर है, तो फिर मतलब ये श्योरिटी नहीं रह जाती है कि एग्जामिनर देख के आपका उसको सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा आपके सोल्यूशन से, कि भाई ये अगर आपने लिख दिया है कि ये एंगल इसका 2 गुना होगा तो कैसे आप ले आए कि ये एंगल इसका 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें जो चीज हमें पता है, जो चीज हम ला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम फिर क्यों ना करें। ठीक, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर हैं तो उनको आप यूज कर लीजिए। अब ये चीज अगर आप डायरेक्ट यहां पर हम लोग यूज कर लेते तो ये पीछे के क्वेश्चंस में हम ये सर्वांग समता प्रूव करके ये ला चुके हैं। सवालों में जो आप सिद्ध करते हैं वो आपके लिए सूत्र नहीं बनता है, वो एज फॉर्मूला आप नहीं आगे कहीं यूज करते हैं। ठीक है, थ्योरम्स वगैरह हैं जो उनको आप फॉर्मूले के तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन सवालों में कुछ भी आपसे प्रूव करवाया जाए वो सवाल की इंडिविजुअल डिमांड होती है, अपनी सवाल की खुद की डिमांड है। वो सवाल वहां पे उसका सोल्यूशन हो गया, बस कहानी खत्म। फिर अगला सवाल, अगला सोल्यूशन, बार बार चाहे आपको सेम सोल्यूशन रिपीट करना पड़े वो आप करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को रोका जाए। नए सवाल जो भी हैं, अभी काफी सारे सवाल बचे हुए हैं, उन सारे नए सवालों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।